नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की पहली बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि विश्व भर में उत्तराखंड आध्यात्म का केंद्र है। उत्तराखंड के मंदिरों की प्राचीन शैली इसकी विशिष्टता है। इसको बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि मंदिर का प्राचीन स्वरूप बना रहे। जो लोग मंदिरों में ऑनलाइन दर्शन करना चाहते हैं उन्हें मंदिर परिसर के ऑनलाइन दर्शन एवं ऑडियो के माध्यम से पूजा अर्चना करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही इसमें धार्मिक मान्यताओं का भी पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड में सबके अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा। बैठक में मंदिरों एवं उनसे जुड़ी प्रमुख पांडुलिपियों एवं अन्य ऐतिहासिक महत्व के सामग्री संग्रहण के लिए संग्रहालय बनाने की बैठक में चर्चा की गयी। चारधाम देवस्थानम बोर्ड की आज पहली बैठक हुई। बड़ा ऐतिहासिक क्षण था और इस अवसर पर चारधाम यात्रा को लेकर के बोर्ड ने विचार किया और कोविड के कारण जो परिस्थितियां निर्माण हुई हैं उसमें कैसे यात्रा को हम सुचारू कर सकते हैं, इन सारे विषयों पर विचार हुआ। साथ ही बोर्ड के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कई मंदिर समितियों ने देवस्थानम बोर्ड से जुड़ने की इच्छा जाहिर की है और इसलिए ये भी निर्णय हुआ कि कुछ और मंदिरों को भी भविष्य में जोड़ा जा सकता है। जो हमारे पंडा समाज है, पुरोहित समाज है, उनके बारे में भी बातचीत हुई है। हक हकूकधारी हैं, उसके लिए उनके जो कोई सुझाव हैं, उनकी कोई समस्याएं हैं, तो ये भी बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि इसके लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा ताकि तमाम हक हकूकधारियों की बात ठीक से सुनी जा सके। आज की बैठक को एक ऐतिहासिक बैठक बताया गया और एक संग्रहालय जिसमें जो हमारी प्राचीन मूर्तियां हैं, पांडुलिपियां हैं, ऐसे तमाम ऐसे जो प्रतीक हैं, उन सब के लिए उनको सबको एकत्रित करके और एक संग्रहालय में रखा जाएगा ताकि पुरातत्व प्रेमी वहां पर आकर के उनको देख सकें। उन पर कोई लिखना चाहता है, अध्ययन करना चाहता है तो उनका भी अध्ययन कर सके। मुजफ्फरनगर के छपार क्षेत्र के गांव तेजलहेड़ा में बंजर जमीनी विवाद के चलते युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। छपार कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार शर्मा ने अपनी टीम के साथ हत्याकांड के मास्टरमाइंड व उसके पुत्र को बड़ला डिग्री कॉलेज के सामने कैल बाबा मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर के छपार कोतवाली क्षेत्र के गाँव तेजलहेड़ा में ग्राम समाज व तालाब की भूमि पर दो पक्षों में विवाद चल रहा था। विरोधी पक्ष के लोगों ने गाँव के युवक को उसके घेर में घुसकर गोली मारकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था तथा मौके से फरार हो गए थे। दरअसल मामला छपार कोतवाली क्षेत्र के गांव तेजलहेड़ा का है, जहां ग्राम समाज की बंजर भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर पिछले 3 वर्षों से गांव के ही शिव कुमार उर्फ रिंकू व नरेश आदि के बीच विवाद चल रहा था। शिव कुमार नरेश द्वारा किए गए कब्जे का विरोध कर रहा था। 19 अप्रैल की शाम जब शिव कुमार उर्फ रिंकू अपने घेर में अपने पशुओं को चारा कर रहा था, उसी समय विपक्षी नरेश और उसके साथी चरण सिंह, नवाब सिंह, शुभम कृष्ण आदि के साथ शिव कुमार ने घेर में घुसकर शिव कुमार को पकड़कर उसके साथ पहले तो मारपीट की और फिर अवैध असलाह से 3 गोली मार दी तथा मौके से फरार हो गए। घायल
घायल शिव कुमार को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के चचेरे भाई अक्षय कुमार ने उपरोक्त छपार कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। छपार कोतवाली में आयोजित प्रेस वार्ता में सीओ सदर कुलदीप कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों से 2 तमंचे, 315 बोर तथा 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इस हत्याकांड में कुल 5 लोगों को नामजद किया गया था, जिनमें से एक अभियुक्त को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। हत्याकांड के मास्टरमाइंड नरेश व उसके बेटे को शुक्रवार की तड़के कैल बाबा मंदिर के पास से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वह कहीं भागने की फिराक में थे। दिनांक 18 को ग्राम तेजारेड़ा में एक युवक शिव कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें 5 लोग नामजद हुए थे। जिसमें से एक अभियुक्त कृष्णपाल को ऑलरेडी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। जो 2 अभियुक्त, जिसमें मुख्य अभियुक्त है नरेश और नरेश का लड़का शुभम, जिनको आज गिरफ्तार किया गया है। सर क्या बरामदगी हुई इनसे? इनके पास से 2 तमंचे अवैध रूप से जो अवैध तमंचे थे, जिनके द्वारा इन्होंने हत्या की थी, वहाँ पर फायरिंग की थी, मौके पर उस युवक को गोली मारी थी, वो तमंचा इनसे बरामद हुआ है। और नरेश जो है, इसका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास है, 8 मुकदमे इस पे हैं। अभी तक जो जानकारी हुई है 8 मुकदमे इस पे पूर्व में दर्ज हैं और भी अन्य थानों से इसके मुकदमे की हिस्ट्री निकाली जा रही है। सर फरार अभियुक्तों की तलाश में क्या? फरार अभियुक्तों की तलाश में लगातार टीमें दबिश दे रही हैं, टीमें बनी हुई हैं, लगातार दबिश दे रही हैं। 2 अभियुक्त इसमें भी शेष हैं, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। सर फरार अभियुक्तों के बारे में क्या आशा की जा सकती है? फरार अभियुक्तों के बारे में यही है कि अभी हो सकता है कहीं किसी जंगल में या कहीं पे किसी जगह वो छिपे हों, अपने आप को बचा रहे हों, लेकिन किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा उनको। 100% उनको बहुत शीघ्र गिरफ्तारी की जाए। क्या कोई गिरफ्तारी के लिए क्लू है फरार अभियुक्तों के लिए? क्लू है, लेकिन उसको थोड़ा गोपनीय है, रहने दीजिए, विवेचना का विषय है। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में 7 और कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है, जिनमें से 3 दिल्ली, 2 महाराष्ट्र व 2 गुजरात से लौटे श्रमिक हैं। अब जनपद में कुल 23 केस एक्टिव मौजूद हैं। बाकी 189 कोरोना संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने के बाद कोविड हॉस्पिटल से छुट्टी हो चुकी है। जनपद में कुल कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 212 पर पहुंचा था। इसके अलावा जनपद में 12 अन्य कोरोना पॉजिटिव लोगों के लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती होने की भी सूचना है। जिला अधिकारी अखिलेश सिंह ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। जनपद सहारनपुर में अभी जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या टोटल 23 है और कुल केसेस की संख्या 212 है। कल यहाँ पर जनपद में 7 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें से 3 केसेस दिल्ली से लौटे हुए श्रमिक के हैं, 2 केसेस महाराष्ट्र से लौटे हुए श्रमिक के हैं और 2 केसेस गुजरात से लौटे हुए श्रमिक के हैं। इसलिए जो नए 7 केसेज आए हैं वो हम लोगों के जो माइग्रेशन के कारण जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको हम लोगों ने यहाँ अपने क्वारंटीन फैसिलिटी में रखा था और उनकी सैंपलिंग कराई थी, तो वो उन्हीं लोगों के हैं। और उन लोगों को चूँकि हम लोगों ने अपने क्वारंटीन व्यवस्था में रखा है, इसलिए उनसे कोई किसी फर्दर जो आगे संक्रमण की संभावना नहीं है। हॉट स्पॉट एरिया इस समय वर्तमान में 6 हैं, टोटल 6। देखिए, जहाँ सहारनपुर जनपद के लिए जो हम लोगों ने गाइडलाइन जारी किया है उसमें कुछ जिनसें ऐसी हैं उनको हम लोगों ने पूरी तौर पे खोला है, उसमें कोई भेद नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, किताब कॉपी की दुकानें हैं, मिठाई की जो दुकानें हैं, रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों को वहाँ पर बैठकर खाने के लिए परमिशन नहीं है, वो लोग होम डिलीवरी कर सकते हैं। इसी तरह कुछ जिनसें ऐसी हैं जिसमें केवल थोक व्यापार की परमिशन है, जैसे कपड़ा है, इसमें जो है कपड़ा है इसको अभी रिटेल में हम लोगों ने नहीं खोला है। इसी तरह जो सीमेंट है, सीमेंट का व्यवसाय है, निर्माण सामग्रियां हैं, इस सब में हम लोगों ने छूट किया। टाइमिंग अभी फ़िलहाल टाइमिंग जो है वो 7 बजे से शाम को 5 बजे। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने पिता की हत्या के आरोपित कलयुगी पुत्र के विरुद्ध मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आला कत्ल बरामद करते हुए आरोपी का चालान कर दिया। पुलिस ने हत्यारोपी को कल ही गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गाँव कसोली में गुरुवार को घरेलू विवाद में अर्जुन ने अपने पिता सुखबीर की लोही की रोड से मारकर हत्या कर दी थी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, जबकि आरोपी पुत्र को
देर शाम गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में आरोपित के चाचा कंवरपाल ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने शुक्रवार को हत्यारोपित अर्जुन से आला कत्ल बरामद कर अर्जुन का चालान कर दिया। चरथावल थाना प्रभारी सूबे सिंह यादव का कहना है कि मृतक सुखबीर का जमीन व संपत्ति विवाद को लेकर अपने परिवार से काफी समय से मनमुटाव चल रहा था। इसी रंजिश में आकर पुत्र ने अपने पिता की हत्या सर में लोहे की रोड मारकर कर दी। आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर आला कत्ल बरामद कर आरोपित का चालान कर दिया गया है। हिदाया एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से लगातार लॉकडाउन के दौरान गरीब जरूरतमंदों और दैनिक मजदूरों की सहायता का काम जारी है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर जामिया अल हिदाया नगलाराई में ईद उल फितर के मौके पर राशन किटें बांटी गई। शारीरिक दूरी के साथ पूरी सुरक्षा के साथ लोगों को ईद गिफ्ट के तौर पर सामग्री वितरित की गई। हिदाया ट्रस्ट की ओर से मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के गाँव नगलाराई स्थित जामिया अल हिदाया में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 100 परिवारों को राशन किट दी गई, जिसमें घरेलू इस्तेमाल होने वाली सामग्री शामिल थी। इस अवसर पर जामिया आयशा सिद्दीका लीलपनात के प्रबंधक मौलाना एहसान कासमी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बहुत से जरूरतमंद हमारे आसपास हैं, लेकिन वो अपनी मजबूरी किसी को बता नहीं सकते। ऐसे लोगों की मदद करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वैसे भी रमजान का पाक महीना चल रहा है, जिसमें गरीब मजदूर जरूरतमंदों की मदद करना दूसरे दिनों के मुकाबले बड़ा सवाब का काम है। हिदाया ट्रस्ट के अध्यक्ष मौलाना मूसा कासमी ने कहा कि हमारा मकसद है कि आसपास जितना संभव हो सके लोग भूखे न रह पाएं। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन है, ऐसे में रोजमर्रा के मजदूरों गरीब जरूरतमंदों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इन हालातों में ईद उल फितर की तैयारी की जगह जरूरतमंद लोगों की मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि रमजान मुकद्दस का महीना चल रहा है, जहां हर एक नेक काम का सवाब 70 गुना ज्यादा मिलता है। उन्होंने कहा कि हमारे आसपास लोगों की बड़ी संख्या ऐसी है कि काम बंद हो जाने के कारण 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान है। हमें एक दूसरे को ऐसे लोगों की जरूर मदद करनी चाहिए। आज हिदाया चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर इंतज़ाम जामिया हिदाया के अंदर जो राशन किट तकसीम की गई ज़रूरतमंद लोगों को, इस बात का ख्याल किया गया कि ईद परसों को 2 दिन बाकी हैं रमज़ान के, 3 दिन के बाद ईद है, तो लॉकडाउन हुए 2 महीने से ज़ायद हो गए हैं, तो काफ़ी लोग ऐसे सामने आ रहे हैं कि जो रोज़ाना कमाते थे, रोज़ाना खाया करते थे, जो बेचारे मोहताज हैं, परेशान हैं, और बहुत से घर ऐसे हैं जिन घरों में कमाने वाला भी कोई नहीं है, उनके ऊपर कोई अल्लाह की ज़ात के अलावा उनका ऊपर कोई सहारा नहीं है। तो ऐसे लोगों को ख़ास ख्याल करते हुए आज जुमे का दिन था, 22 मई, आज कुछ किटें, राशन की किटें तकसीम की गई और उस किट के अंदर चावल, आलू, प्याज, ऑयल, बेसन, चीनी, और ये तमाम ज़रूरत की तमाम चीज़ें उसके अंदर थीं। तो हमारी कोशिश ये है, अल्लाह से दुआ ये भी है और हमारी कोशिश ये है कि हमारे इलाके में, हमारे गांव के अंदर कोई गरीब भूखा न सोए। कि अगर हमारा इस्लाम और हमारा धर्म और हमारा मज़हब भी ये कहता है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है और आप आराम से रह रहे हैं तो आप पक्के सच्चे मुस्लिम नहीं हैं। और रमज़ान के अंदर जो लोग मदद करते हैं, जो लोग गरीबों की, जो लोग बेसहाराओं की, जो लोग मोहताजों की मदद करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, तो अल्लाह ताला रमज़ान के अंदर उसका बहुत बड़ा सवाब देते हैं। तो आज ये राशन किटें तकसीम की गई, इससे पहले भी की गई थी और आइंदा भी हमारा ये इरादा और हमारा ये मिशन है कि इंशाल्लाह आइंदा भी ईद के बाद इंशाल्लाह इसको जारी रखेंगे और ये लॉकडाउन तब तक चलेगा। तो ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत की चीज़ें उनके घर तक डोर टू डोर भी पहुंचाएंगे और जो भी जहां तक भी होगा इंशाल्लाह इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। आज हिदाया ट्रस्ट की तरफ से जामिया हिदाया जामिया नगर नगलराई के अंदर गरीब ज़रूरतमंद और जो दिल्ली के मज़दूर हैं, ऐसे लोगों को राशन किट से तकसीम की गई और ख़ास तौर से ईद उल फितर के मौके पर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जो गरीब ज़रूरतमंद लोग हैं वो भी ताकि ईद की खुशी के अंदर शामिल हो सकें। तो ऐसी तकरीबन 100 फैमिलीज़ को जो ज़रूरी चीज़ें हैं, रोज़ाना के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं, तो ऐसी चीज़ें तकरीबन 100 किट्स ऐसी फैमिली को दी गई हैं। हिदाया ट्रस्ट के जो वॉलंटियर्स हैं वो इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे आसपास जो ज़रूरतमंद लोग हैं और ख़ास तौर से जो दिल्ली के मज़दूर हैं जिनका लॉकडाउन के अंदर काम सब बंद हो गया है, तो ऐसी फैमिलीज़ को राशन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
और चूँकि ये हमारी एक जिम्मेदारी है, इंसानी फरीज़ा है और हमारा धार्मिक और मजहबी एक फ़र्ज़ भी बनता है कि हम ऐसे लोगों को खाना पहुंचाएं जो हमारे आसपास हैं। तो राशन की किट आज इसीलिए तकसीम की गई है। दूसरी जो बात है कि आने वाली जो ईद उल फितर है, ऐसे मौके पर हम इस बात को यकीनी बनाएं कि भीड़ भाड़ की जगहों पर न जाएं, नमाज ईद उल फितर की नमाज अपने घरों के अंदर अदा करें और कहीं आने जाने से बचें, ताकि जो ये कोरोना की महामारी है इसकी चपेट में आने से बचा जा सके। तो आप सबसे ये अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए ईद उल फितर मनाएं और गरीब लोगों की, अपने आसपास गरीब लोगों की ज़रूर मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड सरकार में मंत्री और मानव उत्थान सेवा समिति के प्रेरणा स्रोत सतपाल महाराज के सानिध्य में जनपद सहारनपुर में मानव उत्थान सेवा समिति के कल्याण आश्रम में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सफाई कर्मियों के ऊपर पुष्प वर्षा की गई और साथ ही पटका और फूल माला डालकर सम्मानित किया गया। मानव उत्थान सेवा समिति की प्रभारी आराधना बाई ने बताया कि समिति की ओर से आध्यात्मिक कार्यक्रम के साथ साथ सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं। इसी कड़ी में आज कल्याण आश्रम में कोरोना वायरस को हराने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर सेवा करने वाले सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। आज का हमारा कार्यक्रम में तो यहाँ से ट्रेन जा रही थी तो पता चला कि भाई ट्रेन में लोग बाहर कहीं से ले नहीं सकते, तो हमने उसको खाना मतलब पूरी और सब्जी पैक करके उनको हमें डब्बे पहुँचाए हैं। किन लोगों को आपने सम्मान किया? आज हमने जैसे एक सफाई अभियान है, जैसे देखो ऐसे विपत्ति के समय में हम लोग तो अपने घरों में सुरक्षित रहे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार की परवाह नहीं की, अपनी जान की परवाह नहीं किया, लेकिन ये फील्ड में घूम करके इन्होंने मतलब शहर को स्वच्छ बनाया। इसीलिए हमने चाहा कि इन लोगों का हमें फूलों से स्वागत करना चाहिए, तो हमने उनका स्वागत किया। गांव में लेंटर डालते समय रास्ते से गुजरने से युवक को मना करने पर गुस्सा युवक ने अपने परिजनों के साथ दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया, जिसमें दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से 2 घायलों को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। शामली के थाना भवन क्षेत्र के गाँव उमरपुर में गाँव निवासी सुखपाल अपने घर पर लेंटर डाल रहे थे। आरोप है कि लेंटर डालते समय गाँव का ही रवि पुत्र गोपाल रास्ते में बार बार बाइक लेकर गुजर रहा था, जिसको लेकर उन्होंने कई बार वहाँ से गुजरने से मना किया। जिसके बाद गुस्साए रवि ने अपने 1 दर्जन से ज्यादा परिजनों के साथ उनके घर पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिसमें बचाव करते हुए दूसरे पक्ष ने भी हमला करने वाले पर ईंटें बरसाई। दोनों ओर से हुए विवाद में 9 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष प्रभाकर केंतुरा, जलालाबाद चौकी प्रभारी योगेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी घायलों को उपचार चल रहा है, जिनमें से एक पक्ष के सुखपाल व दूसरे पक्ष के महेश की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। घायल अवस्था में लाए गए हैं, इनका डॉक्टरी मुआयना मैं करना चाह रहा हूँ। जो सीरियस है उनको फर्स्ट एड हमने दे दिया है, इनके डॉक्टरी मुआयना करके जो सीरियस है उन्हें। कितने लोग हैं सर? ये 5 तो इधर है, 4 उस बार 9 लोग हैं टोटल। रेफर कितने लोग हैं सर? अभी तो डॉक्टरी होगी पहले, जब उसी के हिसाब से रेफर होंगे। जनपद शामली के थाना भवन थाना क्षेत्र के कस्बा जलालाबाद में पवित्र रमजान माह में अलविदा जुमे को लेकर जलालाबाद चौकी प्रभारी योगेंद्र सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ पूरी तरह मुस्तैद रहे। कस्बे में बार बार गश्त कर कस्बे की सभी मस्जिदों पर नजर रखते रहे। कोई भी व्यक्ति अलविदा जुमे को लेकर मस्जिदों में नमाज अदा न करे। जलालाबाद चौकी प्रभारी योगेंद्र सिंह अनाउंसमेंट द्वारा कोरोना वायरस महामारी से बचाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, सार्वजनिक जगह पर इकट्ठा न हो, प्रत्येक व्यक्ति मास्क का अवश्य इस्तेमाल करे, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकले, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। इससे बचने का सबसे आसान तरीका सरकार के नियमों का पालन करना ही है। जलालाबाद पुलिस की सतर्कता को देखते हुए कस्बे के लोग बाहर निकलने से गुरेज करते रहे। सभी ने अपने अपने घरों में अलविदा जुमे की नमाज अदा की और देश को इस महामारी से बचाने की दुआ की।
शामली में अलविदा जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट दिखाई दिया। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर ड्रोन कैमरों से नागरिकों पर नजर रखी कि भीड़ मस्जिदों में नमाज न पढ़े। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद प्रबंध भी किए गए थे। दरअसल आपको बता दें कि जनपद शामली में प्रशासन ने अलविदा जुमे यानी रमजान माह के आखिरी शुक्रवार को लेकर विशेष इंतजाम किए थे। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने मस्जिदों के आसपास फोर्स की तैनाती कर उनकी ड्रोन कैमरों से निगरानी कराई, जिससे कि भीड़ कहीं भी एकत्र न हो पाए। एसपी शामली विनीत जायसवाल ने बताया कि प्रशासन लॉकडाउन के दौरान अलर्ट है और वह कहीं पर भी भीड़ एकत्र नहीं होने दे रहा। इसी को लेकर आज भीड़ की आशंका को देखते हुए ड्रोन कैमरों से चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जुम्मे की नमाज के दृष्टिगत लगभग सभी थाना क्षेत्रों में धर्म गुरुओं के साथ बैठक की गई है, जिसमें उन सभी से अपील की गई है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए नमाज सभी अपने अपने घरों से ही पढ़ें। इसी क्रम में आज सभी थानों के पुलिस के अधिकारी कर्मचारी फील्ड में भ्रमणशील हैं और लगातार इस बात पे नज़र बनाए रखे हैं कि कहीं भी लॉकडाउन का उल्लंघन ना होने पाए। जगह जगह पे ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करके कहीं पे भी भीड़ इकट्ठी ना हो पाए या किसी प्रकार की सामूहिक नमाज ना अदा की जाए, और जो भी व्यक्ति इस तरह का उल्लंघन करता पाया जाएगा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के चलते इस महामारी के मद्देनजर प्रशासन ने लोगों से अपील की थी कि रमजान माह के चौथे जुमे अलविदा जुमे की नमाज सभी नमाजी अपने घरों में रहकर अदा करें और आने वाली ईद के पर्व को भी अपने घरों में रहकर ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पालन करते हुए अपने घरों में मनाएं। शुक्रवार को सभी नमाजियों ने प्रशासन की अपील को मानते हुए सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करते हुए अलविदा जुमे की नमाज अपने घरों में ही अदा की। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस ने लगातार कस्बे व देहात में गश्त किया। एसपी देहात नेपाल सिंह सीओ जांसठ शकील अहमद ने भी क्षेत्र में गश्त करते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर अपनी नजरें बनाई रखी। मीनापुर इंस्पेक्टर एचएन सिंह ने बताया कि क्षेत्र के सभी लोग प्रशासन के निर्देशों का अच्छे से पालन करते हुए पुलिस प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। कस्बे व देहात के मौलाना भी लगातार अपने समुदाय के लोगों से ईद के मद्देनजर अपीलें करते नजर आए। मेरठ के भैंसुमा थाना क्षेत्र में सिख समुदाय के लोगों ने कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग बीआईटी कॉलेज के पास गुरुद्वारे में अखंड पाठ का आयोजन किया और पूजा अर्चना की। यह अखंड पाठ लगातार 3 दिन तक चलेगा और इसी के साथ साथ भूखे प्यासे लोगों के लिए अटूट लंगर की व्यवस्था भी की गई है, जिससे कोई भी गरीब असहाय भूखा न सोए। गुरुद्वारे के पदाधिकारियों ने बताया कि इस पाठ का उद्देश्य पूरे संसार में फैली कोरोना जैसी वायरस महामारी से बचाव के लिए भगवान से प्रार्थना कर सिमरन करने का है। कोरोना जैसी महामारी बीमारी से छुटकारा मिल सके। ये पाठ इसलिए रखा गया है जी, जैसे ये कोरोना बीमारी महामारी देश में चल रही है, तो जितने भी हमारे सभी भाई हैं सबने इकट्ठे होकर इस वाणी का लाभ उठाते हुए कि जो कोरोना महामारी बीमारी है इससे हमें छुटकारा मिल सके, और सब क्षेत्रवासियों ने रल मिल के उस परमात्मा आगे अरदास की है कि भगवान हमारा जीवन जो है उसी पटरी पे फिर दोबारा आ जाए। और जब से ये लॉकडाउन लगा हुआ है तब से निरंतर सेवा लंगर की चल रही है, जो श्रीमान संत बाबा कश्मीर सिंह जी पूरी वाले और बाबा जगतार सिंह जी और हमारे जो मुख्य सेवादार यहाँ के सारे भाई हैं सब रल मिल के कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि भगवान सबकी अरदास विनती जो है सुने, और पाठ चल रहा है और इस महामारी से छुटकारा। उत्तराखंड में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन अवधि का नियम अनुसार पालन होने के कारण 4 धाम यात्रा का तीर्थ यात्रियों व श्रद्धालुओं के लिए सुचारू रूप से संचालन न होने से टैक्सी मैक्सिस महासंघ द्वारा सर्वप्रथम रूप से 22 मार्च के उपरांत लॉकडाउन के प्रथम चरण के लॉकडाउन के दौरान केंद्र व राज्य सरकार से उत्तराखंड राज्य में मैक्सी टैक्सी वाहन स्वामियों सहित समस्त ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों के टैक्सी वाहनों के 2 साल की टैक्स की माफी व चालकों को अनुदान राशि दिए जाने की मांग को पुनः दोहराते हुए टैक्सी मैक्सी महासंघ के प्रदेश संरक्षक संजय चोपड़ा की अगुवाई में भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट कार्यों में नैनीताल के सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा अजय भट्ट से प्रतिनिधि मंडल के रूप में मुलाकात कर अपना प्रतिवेदन सौंपा। देखिए, जब से ये लॉकडाउन की विधि अपनाई जा रही है और 22 मार्च से लगातार सर्वप्रथम रूप से उत्तराखंड का जो मैक्सी टैक्सी महासंघ है सर्वप्रथम रूप से
सबसे पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हमारे द्वारा प्रतिवेदन के माध्यम से मांग की गई थी कि तमाम जितना भी उत्तराखंड का मोटर व्यवसायी है, इनकी न्याय संगत मांगों को दृष्टिगत इनके लिए कोई राहत पैकेज घोषित किया जाना चाहिए। क्योंकि आप पूर्व में देखेंगे कि हरिद्वार के अंदर पूर्व में 19 के अंदर ट्रेनों का संचालन ना होने के कारण पहले ही मोटर व्यवसायी और जितना हरिद्वार का व्यापार है पहले ही चौपट हो चुका है। और उसके बाद में ये कोरोना आने के बाद में मैं समझता हूँ बिल्कुल ये जो पर्यटन व्यवसायी है ये पूरा चरमरा गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा ये विचार किया गया कि इनको राहत पैकेज दिया जाना चाहिए। मैं उसका दिल खोल के स्वागत करता हूँ। साथ ही ये बात अगर कही जा रही है कि 3 महीने का टैक्स माफ़ किया जाएगा, इस पर पुनः विचार करना चाहिए। इस पर पुनः विचार करना चाहिए। और मैं तो कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को एक संयुक्त कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। एक संयुक्त कमेटी जिसमें ये मोटर व्यवसायी हो, हमारा व्यापारी वर्ग हो और जिसमें सामाजिक संगठन हो जो इस पर्यटन व्यवसायी की गतिविधियों से जुड़े रहते हैं। इन सबको जोड़कर एक लंबी चर्चा के बाद में कोई योजना बननी चाहिए। आज इन्हीं संदर्भों को दोहराते हुए हमने माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जिन्हें भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट कार्यों से सम्मानित किया गया अजय भट्ट जी को हमने अपना प्रतिवेदन दिया है। और इस आशा के साथ कि केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी मैं समझता हूँ अपनी प्रबल संतुति के साथ जो इन व्यापारियों की न्याय संगत मांगे हैं उनको मनवाने के लिए मैं समझता हूँ उस पर विचार करेंगे और इनकी न्याय संगत मांगों को मनवाकर उत्तराखंड के अंदर टैक्सी मैक्सी वाहन स्वामियों से सहित जो भी 4 धाम यात्रा से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ हैं, 4 धाम यात्रा से जुड़े व्यवसायी हैं, उनको राहत पैकेज दिया जाएगा। इस आशा के साथ हमने इन्हें प्रतिवेदन दिया है और हमें आश्वासित किया है माननीय सांसद जी द्वारा कि निश्चित रूप से आपकी न्याय संगत मांगों को लेकर, चाहे वो कुमाऊं की हो चाहे गढ़वाल की हो, उन न्याय संगत मांगों को लेकर हम भारत सरकार पर आपका प्रतिवेदन भेजेंगे। राज्य सरकार को भी संतुति के साथ भेजा जाएगा और इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को फैसला लेना है। हम निश्चित रूप से आभारी हैं भट्ट जी का जिन्होंने हमारी मांग को दोहराने का काम किया। यदि इसके उपरांत भी यदि हमारी बात नहीं सुनी जाती तो निश्चित रूप से हमारे प्रयास रहेंगे, शांतिवादी तरीके से प्रयास रहेंगे, न्याय संगत रूप से प्रयास रहेंगे और एक रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ में हमारे प्रयास रहेंगे। क्योंकि उत्तराखंड का अगर मोटर व्यवसायी, उत्तराखंड का जो 4 धाम यात्रा का जो व्यवसायी है, यदि उसको अगर पैकेज दिया जाता है तो मैं समझता हूँ वो आने वाले समय में अपनी जीविका को चला पाएगा और उत्तराखंड के अंदर पुनः 4 धाम यात्रा जब भी संचालित होगी ये पुनः अपनी जीविका को संचालित करता हुआ इस 4 धाम यात्रा को डर्रे पे ला सके। धन्यवाद। सहारनपुर में लॉकडाउन के चलते अलविदा जुमे पर प्रशासन काफी अलर्ट दिखाई दिया। एसपी सिटी व एसएसपी अलविदा जुमे पर जनता द्वारा किए गए सहयोग पर धन्यवाद दिया। सहारनपुर लॉकडाउन के चलते अलविदा जुमे की नमाज को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट पर नजर आया। सहारनपुर पुलिस ने पुराने शहर स्थित जामा मस्जिद के इलाके में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया, जहां सभी से पुलिस ने अपील की कि अपने घरों में रहकर ही अलविदा जुमे की नमाज अदा करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कानून का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए गए थे। एसएसपी व एसपी सिटी सहारनपुर ने जनता को जुमे की नमाज में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने व घरों में नमाज पढ़ने के लिए धन्यवाद अदा किया। देखिए, आज रमज़ान का आखिरी जुमा था और आज जो है बहुत इम्पोर्टेंट नमाज जो है सोशल संपन्न हो गई है। लोगों के द्वारा जो डायरेक्टिव्स हैं कोरोना की महामारी के चलते जो डायरेक्टिव्स जारी किए गए हैं उनके तहत जो है पूरी तरीके से पालन किया गया है और अपने अपने घरों में नमाज अदा करी गई है, सामूहिक रूप से नमाज अदा नहीं करी है। मैं आप सभी को आखिरी जुमे की और ईद की मुबारकबाद देता हूं और जनता से मैं ये अनुरोध करूंगा कि जिस तरीके से आज उन्होंने जो है समझदारी का परिचय दिया है उसी तरीके से ईद के रोज़ भी वो शांति से अपने अपने घरों में नमाज अदा करें। सर, जैसा आखिरी जुमा था तो क्या लोग दिखे उस बार? देखिए, लोग तो चूँकि आज आपको मालूम है कि लॉकडाउन में काफ़ी छूट दी गई है
मार्केट्स भी खुले हुए हैं। कुछ प्रतिबंधों के साथ में लेफ्ट और राइट साइड में एक साइड की दुकानें खुली, एक साइड की दुकानें बंद करी गई। कल डीएम साहब का आदेश हुआ था, उसके तहत लोगों ने उसका पालन किया है। उसकी वजह से मार्केट में भीड़ भाड़ रही है, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन है कि जो कौन सा लेफ्ट होगा कौन सा राइट होगा। उसके लिए सभी थानाध्यक्षों को बता दिया गया कि जो स्थानीय जो एसोसिएशंस हैं उनके पदाधिकारियों से वार्ता करके इस चीज़ को डिसाइड करा दें, ताकि डिसिप्लिन के साथ में ही दुकानें खुल सकें। किसी मस्जिद में तो ऐसा नहीं हुआ कि लोग आए नमाज पढ़ने के लिए? जी नहीं, इस तरह की अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। अभी भी कुछ जगह जो है नमाज कहीं कहीं पर चल रही है, तो अभी पूरी तरीके से शांति बनी हुई है और हमारा फोर्स लगातार